वेलकम टू यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। मैं राजनयन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज है, एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में पढ़ा था और हमारे बॉडी में कौन सी कैविटीज है। तो आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्या है? सेल। आप इसको बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 8 9 10 11 12 में भी पढ़े होंगे सेल। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में कुछ जान लेते। पहले से पढ़े होंगे डेड डेड सेल के बारे में। रॉबर्ट हुक ने फाउंड किया था। वो किसमें किया था? जो शैंपेन देखे होंगे आप, शैंपेन के बोतल में कॉर्क लगा हुआ होता है, उसी कॉर्क में वो खोजे थे सेल। उस वक्त उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, एडवांस माइक्रोस्कोप, इसीलिए वो नहीं खोज पाया। फिर उसके बाद आए एंटी ल्यूवेन हुक। उन्होंने बारिश का पानी या जो भी जम जाता है उस पानी को लिए थे और उसको माइक्रोस्कोप में डाल के देखा था, तो उन्हें दिखा सेल है, वो लिविंग सेल उन्होंने खोज किया था। और भी सेल थ्योरी है, सेलेडीन एंड स्वान ने दिया है। सेलेडीन ने बोला कि जो सेल है उसके बाहरी परत पर सेल वाल होता है, और फिर वही स्वान बोले कि एनिमल सेल के हर सेल के आगे सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर एक सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, रुडोल्फ वर्च्यू बोले, क्या बोले? ओमनिसेलुलर यूनिसेलुलर। उसका मतलब क्या होता है? एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो सेल है वो अपने पहले जो सेल है उसी से आता है। तो चलिए एक ये आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये पूरी बॉडी देख रहे हैं। बॉडी है, तो बॉडी है जो पूरी कुछ से मिलकर बनती है, पूरी सिस्टम होता है पर सिस्टम्स। सिस्टम्स कौन कौन सिस्टम होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सीवीएस होगा, और क्या होगा? जीआईटी होगा। उसके फिर सिस्टम किस चीज से मिलकर बनती है? ऑर्गन से मिलकर बनती है। ऑर्गन्स मतलब क्या? ब्रेन से सीएनएस बनेगा, हार्ट, जीआईटी क्या? स्प्लीन, लिवर, ईटीसी। ऑर्गन्स किससे मिलकर बनती है? टिश्यूज से मिलकर बनती है। और टिश्यूज क्या मिलती है? सेल से मिलकर बनती है। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर बनेगी टिश्यूज। तो यही है सेल्स। एंड लास्ट क्या हुआ? बॉडी सबसे लास्ट में सेल्स बनती है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे। क्या दिख रहा है? कुछ सेल से मिलकर टिश्यू बनी, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनी, ऑर्गन से मिलकर सिस्टम्स बनी, और मिलकर बॉडी बनी। तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर बॉडी का पूरा बना रहा है। तो लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल, और क्या आगे पढ़ते हो रटा रटा फंक्शनल। क्या कर रहा है? टिश्यू में मिलके ऑर्गन्स मिल रहा है, सिस्टम मिल रहा है, सब मिलके कोई फंक्शन कर रहे हैं। ब्रेन फंक्शन कर रहा है, सोचने का, थिंकिंग का। हार्ट पंपिंग कर रहा है। तो क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। और एक दूसरा डिफिनेशन लिखिए। दूसरा डिफिनेशन इसके शेप से लेंगे। सेल का शेप सब जानते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंडेड रहता है प्रोटोप्लाज्म? विच इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल का डिफिनेशन। सेल का मतलब कहानी समझिए। सेल का क्या होता है? जब जायगोट बनता है, हम लोग किससे हुए? पूरा इतना बॉडी हो गया किससे? ए सिंगल सेल जायगोट। बोलता है कि ए सिंगल सेल जायगोट फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेल। तो ये सिंगल सेल जायगोट क्या होता है? फिर जायगोट में माइटोसिस होता है, मोरुला बनता है, मोरुला ब्लास्टोसिस बनता है, इम्प्लांटेशन होता है, फिर उसी से फीटस बन जाता है। यही है सेल्स। फिर आगे चलेंगे। सेल है तो यही सेल का आप कंपोनेंट्स फिर आगे पढ़ेंगे, किस चीज से मिलके बना होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एक रफली डायग्राम एक बनाते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होगा, आगे वाला जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म होगा। फिर प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ, इट इज मिक्सचर ऑफ क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस कौन सा हो गया, यही है कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म ऐसे बोल सकते, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। चलिए फिर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बनाएंगे, साथ साथ बना लेंगे, इनको बनाना होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। पढ़े होंगे सेल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्यों बेसमेंट मेम्ब्रेन की जरूरत है सेल को, क्योंकि उसी से वो जिंदा रहेगा, उसको सिग्नल आएगा या उससे न्यूट्रिशन लेगा बेसमेंट से। ये क्या हो गया, ऊपर जो ऐसे से बना है इसको क्या कहेंगे, सेल सरफेस प्रोजेक्शन होगा। सेल सरफेस प्रोजेक्शन कौन कौन होता है, फ्लैजिला सिंगल लाइक थ्रेड होता है, सिलिया बहुत सारा थ्रेड होता है, ड्रेनेज में मदद करता है, फ्लैजिला मूवमेंट में मदद करता है, और क्या होगा, माइक्रोविलाई होगा, क्या करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। फिर आगे चलते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है, बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर कोर, ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या, एक मास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करना। और ये धागा सा कंडेंस्ड मटेरियल है, कंडेंस्ड मटेरियल क्या कहते हैं इसको, क्रोमैटिन है। अंदर भरा हुआ होगा साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म भरा है, लिक्विड पार्ट साइटोसोल बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, और परे होंगे सेल ऑर्गेनल्स होता है, अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होता है। एक बनाते हैं यहाँ पर, सेंट्रियोल्स होगा, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का मेन काम क्या है, सेल डिवीजन में मदद करता है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस। कैसा शेप होता है, कनकेवो कन्वेक्स होता है शेप। और ये क्या होगा, गोल्जी वेसिकल्स होगा, जो पैकिंग करता है उसको सेल सरफेस तक पहुंचाता है। ये वेसिकल्स है, सेल सरफेस तक जाएगा, फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल कहीं और पहुंचाएगा, या तो अपने पास ही रखेगा, गोल्जी वेसिकल्स। और क्या होता है, और होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलेगा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल सरफेस तक जाएगा। सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही होगा, और भी होगा, जैसे ऐसे
और इसके ऊपर के किसी किसी में क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा या राइबोसोम अब्सेंट होगा। जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, उस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, खुरदुरा दिखेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम अब्सेंट रहेगा तो चिकना दिखेगा, इसलिए बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का क्या क्या हम प्रोटीन बनाने, इसका क्या क्या काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड सिंथेसिस। और क्या होगा इसमें, और देखो लाइसोजाइम होगा, लाइसोसोम होगा जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम। और क्या होगा, पेरोक्सिसोम पाया जाएगा। पेरोक्सिसोम क्या करता है, पेरोक्सिसोम H2O2 का H2O2 का अथी करता, मतलब क्या करता है, उसको तोड़ता है पेरोक्सिसोम। आगे पढ़ेंगे सबके बारे में। पेरोक्सिसोम यही है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इतना ही है। इसको क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। फिगर क्या का है, द सेल। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बात है इसमें, न्यूक्लियस जो होता है ना उसका टेंडेंसी होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास रहे। न्यूक्लियस का जो टेंडेंसी होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास रहे, इसको क्या बोलेंगे, बेसल पोलैरिटी के नाम से नाम देते हैं। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं बेसल पोलैरिटी। कि न्यूक्लियस का टेंडेंसी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि बेसमेंट के पास रहे। चलिए फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है, इसका क्या सेल कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो आगे लिखे थे उसको एक एक करके पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म को रोक रहा है, प्रोटोप्लाज्म अंदर है तो उसको पहले क्या बोलेंगे, प्लाज्मा लेमा, या क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटलाइन बना लेते हैं। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, पूरा प्रोटोप्लाज्म को एक बाउंड्री दे रहा है, बाउंड्री बना रहा है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज बाउंड्री, किस चीज का बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ सेल। क्या कह रहा है, विच फॉर्म्स अ बैरियर, विच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन, क्या किसके बीच बना रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट external environment and cytoplasm.
इट इज बाउंड्री ऑफ सेल विच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड साइटोप्लाज्म। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये हुआ और साइटोप्लाज्म के बीच क्या बना रहा है, बैरियर बना रहा है। तो कैसे डिवाइड करें, बाउंड्री ऑफ सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन सीधा बाउंड्री ऑफ सेल विच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड साइटोप्लाज्म। सीरियस भाई, ठीक है। फिर देख लिए सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन देखने क्या है, बाउंड्री ऑफ सेल क्या बना रहा है, ये अंदर साइटोप्लाज्म बाउंड्री ऑफ सेल व्हिच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड साइटोप्लाज्म। अब ये सेल मेम्ब्रेन है जो किसी को लिमिट भी तो किसी को पकड़ के तो रखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे आगे लिमिट किसको कर रहा है, फ्लूइड पार्ट को कर रहा है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है पिछले फिगर में, सेल ऑर्गेनल्स। तो क्या करेगा, लिमिट किसको करेगा, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, फ्लूइड पार्ट और सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, ईटीसी हो गया। और एक बात है, हर सेल ऑर्गेनल, एवरी सेल ऑर्गेनल हैज देयर ओन सेल मेम्ब्रेन। हर सेल ऑर्गेनल के पास एक अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इसको भी लिख लेंगे नोट करके। एवरी सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेल ऑर्गेनल के पास एक अपना भी सेल मेम्ब्रेन होता है। और देखिए सेल का साइज क्या होता है, सेल का साइज होता है 5 से 50 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶। तो सेल का साइज इतना होता है, तो उससे छोटा ही सेल मेम्ब्रेन का साइज होगा। सेल मेम्ब्रेन साइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का साइज होता है वो 8 से 10 नैनोमीटर होता है। नैनो मतलब 10⁻⁹। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतना कोई लाइट माइक्रोस्कोप में विजुअल नहीं होगा ये 8 से 10। इसके लिए कोई हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो नॉट विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, किसमें दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो लिखिए विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को तो उसमें क्या दिखेगा, लेयर दिख जाएगा। तो क्या कौन सा कितना लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन का, 3 लेयर होता है, ट्राई लैमिनार स्ट्रक्चर दिखता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राई लैमिनार स्ट्रक्चर, 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर इतना देखिए, आगे चलेंगे। फिर यहाँ तक है, ठीक है। फिर जैसा कि हम लोगों को देखा कि सेल मेम्ब्रेन ट्राई लैमिनार स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको, इतना सा पार्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ट्राई लैमिनार स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर लैमिना, इसको इनर लैमिना और इसको मिडिल लैमिना। फिर इसको और फर्दर देखते हैं। पता है सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, फॉस्फेट प्लस लिपिड। तो आगे इसको और देखेंगे तो कैसा दिखेगा, फॉस्फेट ग्रुप हो गया हेड, और ये जो टेल उसको क्या कहते हैं, लिपिड से बना होता है।
हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया। तो इसको कैसे, ये फॉस्फेट का बना होता है, ये लिपिड का बना होता है, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हेड पार्ट ऑफ फॉस्फेट। इसको बोल सकते हैं, नीचे लगे क्या है, टेल है, लटका गुच्छी की तरह, तो टेल पार्ट ऑफ लिपिड, फिर ये भी टेल पार्ट ऑफ लिपिड, फिर इसको क्या बोलेंगे, हेड पार्ट ऑफ फॉस्फेट। तो ऐसा अरेंजमेंट क्यों है, किस लिए जरूरी है? आपको पता होगा लिपिड पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक होता है लिपिड, और फास्फेट होता है, फॉस्फेट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जहां फिलिक हो वाटर लविंग, हाइड्रो लगा है तो वाटर लविंग। इसीलिए इसका अरेंजमेंट ऐसा है, क्योंकि देखिए सेल के अंदर भी फ्लूइड पार्ट है, वाटर पार्ट है, तो इसलिए ये पार्ट जरूरी इधर अंदर की तरफ होगा, और हेड के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ईसीएफ में भी फ्लूइड पार्ट है, इसीलिए फॉस्फेट ऊपर भी रहना जरूरी है। इसको बोल सकते हैं पी फॉस्फेट ग्रुप, फिर लिपिड ग्रुप, फिर लिपिड पीएल, फिर क्या हो गया, इसका कौन, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पीएल एलपी स्ट्रक्चर हो गया। लिखिए फॉस्फेट ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर लविंग, एंड लिपिड पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, मतलब वो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक, इसीलिए इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। और क्या होगा, लिपिड क्या, फॉस्फोलिपिड, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, फिर एक लेयर ये हो गया, तो इसको और क्या, कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यही है स्ट्रक्चर इसका सेल मेम्ब्रेन का। आगे और भी इसमें स्ट्रक्चर होता है, आगे पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, कितना साइज बताए थे, सेल मेम्ब्रेन का साइज होता है 8 से 10 नैनोमीटर, तो जो आउटर लेमिना का साइज होगा 2.5 से 3.5 नैनोमीटर, बीच वाला का होगा 2.5 नैनोमीटर, और इसका फिर से वही होगा 2.5 टू 3.5 नैनोमीटर। इनको जोड़ के आएगा टोटल 8 टू 10 नैनोमीटर। समझ गए, पीएलएलपी स्ट्रक्चर किस लिए नाम दिए, क्योंकि फॉस्फेट है, लिपिड है, फिर लिपिड है, फॉस्फेट है। बाहर की तरफ फॉस्फेट हेड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और लिपिड पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। चलिए फिर आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना होता है। पहले क्या है, फॉस्फेट से बना होता है, फॉस्फेट हेड, फिर दूसरा लिपिड। आगे बनाने के लिए फिर स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर से। पढ़े होंगे आप लोग, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो उसको बनाएंगे। प्रोटीन को कितने तरह का प्रोटीन होता है, दो तरह के,
ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को फिर दो भाग में बांटते हैं। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पे होगा, तो कितना पेरीफेरी, एक अंदर का पेरीफेरी एक बाहर का पेरीफेरी। तो जो बाहर होगा उसको क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेनस प्रोटीन। अंदर की तरफ जो प्रोटीन होगा उसे इनर मेम्ब्रेनस प्रोटीन कहेंगे। तो बना लीजिए प्रोटीन। तो क्या बोले तीसरा इधर क्या बने कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स होगा। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन सा, आउटर मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन, फिर इनर मेम्ब्रेनस प्रोटीन। ये क्या हो गया, बाहर की तरफ है आउटर मेम्ब्रेनस प्रोटीन हो गया, आउटर मेम्ब्रेनस, ये इनर मेम्ब्रेनस, ये ट्रांस मेम्ब्रेनस। और क्या पाया जाता है, और पर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल पाया जाता है। ये इसके बीच में जो लिपिड का टेल है उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो चौथा कंपोनेंट इधर लिख लीजिए, क्या, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। और क्या पाया जाता है, और परिवार में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का चैन पाया जाता है। तो जो प्रोटीन के ऊपर पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट चैन। कार्बो के लिए क्या आता है, ग्लाइको, और प्रोटीन पे प्रेजेंट है तो क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन। और फिर इसका डायरेक्ट एक सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और एक इस पे लिपिड पर प्रेजेंट होगा। एक नहीं और बहुत सारा लिपिड मॉलिक्यूल होगा, लिपिड मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, कार्बो के लिए ग्लाइको, फिर लिपिड भी अटैच है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो यहां पर फिर लिख लीजिए, पांचवा क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन, छठा ग्लाइकोलिपिड। देख रहे हैं, ऐसा ही पूरा हो गया। इतना ही कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। फॉस्फेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एक बात नोटिस कर रहे हैं कि ये तेल जो है वो हर सीधा टेढ़ा भी है। क्यों टेढ़ा है, क्योंकि दो तरह का लिपिड इसमें पाया जाता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड होगा वो एक तरह का किंक पर होंगे, वो किंक प्रेजेंट करता है, मदद करता है क्या, फ्लूइडिटी में, फ्लूइडिटी मदद करेगा। और फ्लूइडिटी में क्या मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल मदद करता है, और फ्लूइडिटी कोलेस्ट्रॉल घटा देता है। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल रहेगा फ्लूइडिटी घटेगा। क्यों, देखते हो तेल एक दूसरे में चिपका लेता है, इसलिए फ्लूइडिटी घटेगा। और क्या, इतना ही कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। और एक बात है, और है क्या, एक पर होंगे सेल कोट। सेल कोट, या इसी को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स, कोट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड, कोट ऑफ ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। क्या मदद करता है, ग्लाइकोकैलिक्स एक सेल मेम्ब्रेन पे कोट बनाएगा तो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन कम करेगा। किसी भी देखते हो जैसे लिप्स को देखोगे पर उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, तो क्या कम करता है, बाष्पीकरण कम करता है उसका, वाटर ट्रांसपिरेशन। तो इसमें भी लिखेगा क्या, इसका फंक्शन लिख लेते हैं, यहीं पर फंक्शन लिख लीजिएगा, डिक्रीज सेल डिहाइड्रेशन
और क्या काम करता है आप देखोगे कोट पे प्रेजेंट है क्या है, ग्लाइकोकैलिस, ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। सेल पे जो देख रहे हैं आप लोग ये चैन, तो देख रहे हो आरबीसी से आप कर सकते हैं, आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, एंटीजन। उससे क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग वही मदद करता है, एंटीजन ए बी ओ ए बी, तो यही क्या कहता है, इसलिए एंटीजेनिक फंक्शन है, एंटीजेनिक फंक्शन। दो काम ग्लाइकोलाइसिस का, डिक्रीज सेल डिहाइड्रेशन एंड एंटीजेनिक फंक्शन। ठीक है, फिर आज जो ये सेल मेम्ब्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो कौन सा मॉडल कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पर इसको क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। जो लिपिड बाइलेयर है वो फ्लूइड की तरह एक्ट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन में, जो कि उसमें जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो लेटरली फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है एक दूसरे से। तो फिर आगे बढ़े क्या होगा, जिसमें लिपिड मॉलिक्यूल है वो एक अपना प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड की तरह है, जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो अपना प्लेस एक्सचेंज करते हैं। और वो कितने रेट से एक्सचेंज करते हैं, 10 मिलियन टाइम्स पर सेकंड, 10 मिलियन टाइम्स पर सेकंड से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वही कहता है कि कुछ ही सेकंड में जो सेल का जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो एक बहुत चक्कर लगा लेता है, कंपाउंडर कंप्लीटली अराउंड सेल इन फ्यू सेकंड। इसी को ना देते हैं नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड तो आ गया क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पर फ्लूइड की तरह एक्ट कर रहा है। मोज़ेक मतलब समझ रहे, एक पैटर्न होता है फोटो के, मोज़ेक उसमें बहुत अच्छी तरह दिखता है, ऐसे ऐसे करके दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, इसी को बोल रहे अराउंड, बंडर कंप्लीटली अराउंड सेल इन फ्यू सेकंड, इसीलिए इसको नाम दिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और आगे पढ़ते हैं फिर, आगे क्या करेंगे, फंक्शन। जो प्रोटीन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पे उसका कुछ फंक्शन होगा, तो लिख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो पहला फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चरल फंक्शन। दूसरा काम क्या है, एंजाइमेटिक फंक्शंस, एंजाइम की तरह भी काम करेगा, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम। जितने भी एंजाइम हुआ प्रोटीन है, खाली राइबोजाइम को छुड़ाकर। फिर क्या करेगा, चैनल की तरह फंक्शन करेगा, आयंस और मॉलिक्यूल्स को पास करेगा, पैसेज प्रोवाइड करेगा। और चौथा क्या है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। और पांचवा क्या है, रिसेप्टर फंक्शन। इतना ही काम है, इसको याद रख सकते हैं सेक्टर से। स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था, कैसे प्रोवाइड कर रहा था, आउटर मेम्ब्रेनस प्रोटीन करके, आउटर मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेनस प्रोटीन। एंजाइमेटिक फंक्शन कैसे कर रहा है, बोले ना, जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब यहां पर एक प्रोटीन है, तो ये एक प्रोटीन है, ये एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, तो इधर से क्या आएगा, पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, सबस्ट्रेट एक होता है, सबस्ट्रेट हो जाएगा ये, फिर इधर से जाएगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ये प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह जो फंक्शन कर रहा है, इस पर रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। इसी तरह से ये एंजाइमेटिक फंक्शन कर रहा है, एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। आगे क्या करेगा, चैनल फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, इसको मिटा दीजिए।
चैनल की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, इधर ये चैनल हो गया। ये चैनल प्रोटीन की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या चैनल प्रोटीन का काम क्या है, यहाँ पर आयंस होगा। आयंस कौन कौन होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा। उसको क्या कर रहा है, ये इधर आने का काम कर रहा है। तो क्या होगा, ये चैनल फंक्शन का वर्क है। स्पेशल प्रोटीन दैट इज चैनल प्रोटीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये चैनल फंक्शन कर दिया, चैनल फंक्शन समझ गए होंगे। अब ट्रांसपोर्ट फंक्शन का क्या काम है, इसी में समझ लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर में। ट्रांसपोर्ट फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल है, तो कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच होगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उसका क्या होगा फिर, उसका ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन था जो अपना ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये स्ट्रक्चर फिर ऐसे पूरा घूम के इधर ट्रांसपोर्ट कर देगा। जो ये बाहर मॉलिक्यूल था ये अंदर आ गया, अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, स्पेशल प्रोटीन दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन responsible for movement of क्या है, सीधा इंग्लिश बनाना है यहाँ पर। स्पेशल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ, क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। कहां से कर रहा है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसका इस साइन का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा बाहर से अंदर भी ला रहा है और अंदर से बाहर भी ला रहा है। यही ट्रांसपोर्ट फंक्शन का काम है। फिर आगे बढ़ते हैं, रिसेप्टर फंक्शन का क्या काम है फिर, रिसेप्टर फंक्शन लास्ट देख लेते हैं। रिसेप्टर फंक्शन रिसेप्टर मतलब समझ रहे हैं क्या, रिसेप्टर रिसेप्ट करना, किसी को रिसीव करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, रिसीव सिर्फ करेगा। जैसे कि फिर यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसी में कोई फिट हो जाएगा। जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसमें कोई मॉलिक्यूल उसके साइज का फिट होगा, और इस मॉलिक्यूल को नाम के क्या देते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल नोन एज लिगेंड, यहाँ लिगेंड के नाम से जानते हैं। यही रिसेप्टर का काम है कि मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा, उसको होल्ड करेगा, क्या करेगा, स्पेशल प्रोटीन दैट इज रिसेप्टर प्रोटीन which कैच या और होल्ड द लिगैंड। तो
तो इतना फंक्शन हो गया प्रोटीन का, जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन प्रेजेंट है उसका फंक्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते थोड़ा आगे, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन करना है, उसको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, एक फ्लोचार्ट बनाएंगे। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या है? पहला काम क्या कर रहा था? शेप प्रोवाइड कर रहा था। सेल मेम्ब्रेन ने सेल शेप प्रोवाइड करेगा, सेल को चारों तरफ से घेरता है, तो इसी का काम है क्या करना है, ग्लोबुलर बनाएगा या क्यूब बनाएगा या कोलिमनर बनाएगा। फिर आगे क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। प्रोटेक्शन किस सेंस में कर रहा है? एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड से इंटरनल सेलुलर फ्लूइड को बचा रहा है, कुछ प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। आगे क्या कर रहा था? एक बताए थे लिमिट कर रहा था। सेल मेम्ब्रेन किसको लिमिट कर रहा था? सेल के अंदर वाला जो पार्ट है साइटोसोल फ्लूइड पार्ट, और क्या है दूसरा सेल ऑर्गेनल। और क्या मदद करेगा? ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन मदद करेगा? कैसे? दो तरह के ट्रांसपोर्ट होंगे यहाँ पर, कौन कौन? एक्टिव, पहले पैसिव कर लेते हैं, पैसिव, और सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव कौन सा? जिसमें एटीपी नहीं लगता हो, नो एटीपी रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड। एक्टिव में क्या होगा? एटीपी रिक्वायर्ड होगा। तो इसका एग्जांपल जानते हो, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या होता है? डिफ्यूजन होगा और ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन सिंपल सा अर्थ क्या है? डिफ्यूजन का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक सेमी परमियल मेम्ब्रेन होता है, उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सॉलिड जाता है। उसके बाद तीसरा क्या होगा? चैनल ट्रांसपोर्ट, इसमें भी नहीं लगता है कोई एटीपी, पैसेज ऑफ आयंस कर रहा है। फिर एक्टिव में कौन सा होगा? एक्टिव में पढ़े होंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस होता है इनगल्फमेंट ऑफ लिक्विड मटेरियल इनसाइड द सेल इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनो मतलब लिक्विड मटेरियल, फैगो मतलब सॉलिड मटेरियल। इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय द सेल इनसाइड द सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। और क्या? इग्जोसाइटोसिस में भी होगा, इग्जोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। इग्जोसाइटोसिस मतलब समझ रहे? सेल अंदर अपना एक फंक्शन कर रहा है, कोई वेसिकल बनाया या कुछ बनाया, कोई हार्मोन बनाया, तो उसको बाहर भी तो, बॉडी के बाहर भी तो भेजेगा, तो इसको इग्जोसाइटोसिस का प्रोसेस बाहर फेंकते हैं। और कोई चीज को अंदर लेना होता है तो उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू लेते हैं। और क्या होगा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप, इसमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इतना है पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आगे फिर इधर फंक्शन में आ जाएंगे। फिर प्रोटीन का फंक्शन देख लिया, तो उसमें क्या बताया था? सेक्टर। प्रोटीन का फंक्शन बताए थे, एस से स्ट्रक्चरल, इसे एंजाइमेटिक, इसे चैनल, डी से ट्रांसपोर्ट, आर से रिसेप्टिव। और फिर आगे एक और लास्ट है, सरफेस प्रोजेक्शन होता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का ही ना सरफेस का जो मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो सरफेस प्रोजेक्शन वहीं पर बता देते हैं कौन कौन होगा। फ्लैजिला, सिलिया, माइक्रोविलाई। फ्लैजिला क्या करता है? मूवमेंट में काम करता है। सिलिया किसी चीज को ड्रेन करता है, आगे से पीछे ले जाता है। और माइक्रोविलाई क्या करेगा? कहाँ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो ठीक है, आज के लिए सेल मेम्ब्रेन इतना ही, आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।